ठीक है, तो इनको जो है यूट्रस नहीं होता, इनके CAIS वाले इंडिविजुअल्स को यूट्रस नहीं होता। टेस्टोस्टेरोन भी इनका जो है अप्रोप्रिएट टाइम पे प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन हाउएवर इनेबिलिटी ऑफ द एंड्रोजन रिसेप्टर टू रिस्पॉन्ड, जो एक्सटर्नल जेनिटल है वो वायरलाइज नहीं हो पाता, इंस्टेड उसमें फीमेल डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो रिसेप्टर्स ही नहीं है काम कर रहे। तो बेशक टेस्टोस्टेरोन है बट रिसेप्टर्स आर नॉट वर्किंग। अच्छा, बेबी जो बॉर्न होगा उस वो नॉर्मल फीटस होगी एक्सटर्नल जेनिटेलिया के साथ। ठीक है, फीमेल फीटस होगी नॉर्मल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के साथ, लेकिन यूट्रस उसमें एब्सेंट है। और टेस्टिस जो हैं कहीं ना कहीं उनके लाइन ऑफ डिसेंट में भी मिलेंगे, एब्डोमेन से लेके पेल्विस तक इन द इन्ग्वाइनल कनाल कहीं पे भी टेस्टिस मिल सकते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस आर फाउंड समवेयर इन द लाइन ऑफ डिसेंट थ्रू द एब्डोमेन फ्रॉम द पेल्विस टू द इन्ग्वाइनल कनाल। अच्छा, अब इनके जो प्रेजेंटेशन यूजुअली प्यूबर्टी के टाइम पे होती है कि इनको प्राइमरी एमेनोरिया होगा। आल्दो अगर टेस्टिस जो है इन्ग्वाइनल कनाल में है तो वो हर्निया भी करवा सकती हैं यंगर इंडिविजुअल में, हर्निया। अब एक बार इनकी जब डायग्नोसिस बन जाती है तो इनिशियल मैनेजमेंट इनकी हमने साइकोलॉजिकल करनी होती है। फुल डिस्क्लोजर करना होगा इनके XY कैरियोटाइप का, कि आपका XY कैरियोटाइप है, और इन्फॉर्मेशन के पेशेंट जो है वो इनफर्टाइल रहेगी, क्योंकि बाहर से तो फीमेल ही लग रही है और XY कैरियोटाइप है, लेकिन ठीक है। अच्छा, गोनेडेक्टमी इनको रिकमेंड की जाती है क्योंकि स्मॉल इनको लॉन्ग टर्म रिस्क होता है टेस्टिकुलर मेलिग्नेंसी का। ठीक है, तो उसका वो गोनेड निकाल दिया जाता है, लेकिन हाल तो ये डेफर किया जाता है अनटिल आफ्टर प्यूबर्टी। एक बार गोनेड रिमूव कर दिए गए तो उनको लॉन्ग टर्म हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ेगी। वेजाइना, अच्छा वेजाइना जो इनकी जो है ना वो शॉर्टन होती है और ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है कि उनमें वेजाइना क्रिएट की जाए सुटेबल फॉर पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स। वेजाइनल डायलेशन जो है ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है इम्प्रूविंग द वेजाइनल लेंथ एंड इंटेल्स द इंसर्शन ऑफ वेजाइनल मोल्ड ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग लेंथ एंड विड्थ फॉर एटलीस्ट 30 minutes a day. Surgical vaginal construction operation are reserved for the patient who has not responded to the dilation treatment program. तो उनमें हम सर्जिकल वेजाइनल रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे, वरना पहले हम डायलेशन से भी करते हैं उसको लेंथन। ठीक है, डायलेशन से सही नहीं हुआ तो सर्जिकल वेजाइनल रिकन्स्ट्रक्शन। अगर पार्शल एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी का केस है तो उसके जो एंड्रोजन रिसेप्टर होते हैं ना उनमें लिमिटेड रिस्पॉन्सिवनेस होती है विद द लिमिटेड वायरलाइजेशन होती है। ठीक है, बच्चा जो है वो यूजुअली बर्थ के टाइम पे डायग्नोज होता है, उसके एम्बिगियस जेनिटेलिया होते हैं, ना मेल ना फीमेल, एम्बिगियस। ठीक है, तो ये हो गया 46XY डेवलपमेंटल सेक्सुअल डिसऑर्डर में कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। उसके बाद आती है 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी। अच्छा, नेक्स्ट जो 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी 46XY DSD है, इस कंडीशन में ना फीटस का कैरियोटाइप XY होता है और नॉर्मल फंक्शनिंग टेस्टिस भी होती हैं। ठीक है, जो कि दोनों टेस्टोस्टेरोन भी बनाएंगे, एंटी मलेरियन हार्मोन भी बनाएंगी, लेकिन हाउएवर फीटस जो है वो उस टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं कर पाता पेरिफेरल टिश्यू में, तो इसी वजह से इसकी वायरलाइजेशन नॉर्मली नहीं हो पाती। तो प्रेजेंटेशन के टाइम पे जो बच्चा है वो उसके एम्बिगियस जेनिटेलिया हो सकते हैं बर्थ के टाइम पे, और बट कैन आल्सो बी विद द इंक्रीजिंग वायरलाइजेशन एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे फिर वायरलाइजेशन ज़्यादा हो जाएगी उस फीमेल चाइल्ड की ड्यू टू द लार्ज इंक्रीज इन द सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन जैसे ही ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी हुआ। अच्छा, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो बच्चा है उसको असाइन किया जाता है फीमेल सेक्स जब वो बॉर्न होता है, 5 अल्फा रिडक्टेज वाले फीमेल सेक्स, लेकिन इसमें जो है डिस्क्रिप्शंस हैं ऑफ अ फ्यू कम्युनिटीज़ विद द ट्रांजिशन फ्रॉम फीमेल टू मेल जेंडर एट द प्यूबर्टी इज़ एक्सेप्टेड। ठीक हो गया, नेक्स्ट आ जाए अब 46XY हमने कर लिया, अब 46XX डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट। अच्छा, ये जो 46XX डेवलपमेंटल सेक्सुअल डिसऑर्डर है, आपने याद रखना है कि मोस्ट कॉमन कॉज कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया का यही है। यहाँ हमने कहा था 46XY DSD जो था ना वो कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम की मोस्ट कॉमन वजह थी, एंड्रोजन रिसेप्टर्स नहीं होते। ये जो XX DSD ये कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया का मोस्ट कॉमन कॉज है, जिसके नतीजे में जो है फीमेल फीटस जो होती है ना, फीमेल फीटस की वायरलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, ये कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया का मोस्ट कॉमन कॉज है। अच्छा, इसमें होता यूँ है कि एंजाइम होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंजाइम डेफिशिएंसी हो जाती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रोडक्शन पाथवे में इन द एड्रिनल ग्लैंड, तभी हम इसको कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया कह रहे हैं कि एड्रिनल ग्लैंड में जहाँ से कॉर्टिकोस्टेरॉइड बनता है उस पाथवे में डेफिशिएंसी आ गई है। और 90% जो है उनको डेफिशिएंसी आ जाती है 21 हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम थोड़ा याद कर लें, 21 हाइड्रोक्सिलेज में डेफिशिएंसी होती है ज़्यादातर को। ये कन्वर्ट कर रहा होता है हमारे प्रोजेस्ट्रॉन को डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरोन एंड 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन को डीऑक्सी कोर्टिसोल के अंदर। ठीक है, 21 हाइड्रोक्सिलेज
प्रोजेस्टेरोन को डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन को डीऑक्सीकोर्टिसोल के अंदर। अच्छा, अब इसके जो रिड्यूस लेवल हैं कोर्टिसोल के, अब वो कन्वर्ट नहीं हुआ तो कोर्टिसोल कम होगा बीइंग प्रोड्यूस्ड, तो वो ड्राइव करता है नेगेटिव फीडबैक लूप, जिसके नतीजे में जो है ना एड्रिनल ग्लैंड्स का हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड कम है। तो उसके नतीजे में अब होगा ये हाइपरप्लेजिया हुआ है ना, तो उससे जो है एंड्रोजन के प्रिकर्सर्स ज़्यादा बनेंगे और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहीं एड्रिनल से भी हमारे स्टीरॉयड बनते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बनेगा। तो अब एंड्रोजन के लेवल फीमेल फीटस में बढ़े हुए हैं, तो उससे उसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया की वायरलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। अब इस फीमेल का जो क्लाइटोरस है ना वो इनलार्ज हो जाएगा और लेबिया उसके फ्यूज़ हो जाएंगे और बिल्कुल स्क्रोटल अपीयरेंस लग रही होगी, है वो फीमेल, ठीक है। अपर वेजाइना जो है वो यूरेथ्रा को ज्वाइन करेगी और एक कॉमन चैनल की तरह पेरिनियम में ओपन होगी। इन एडिशन 2/3 ऑफ द चिल्ड्रन जिनको ये 21 हाइड्रोक्सिलेज कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया होता है ना, इनको साल्ट लूजिंग वेराइटी होती है, साल्ट लूजिंग वेराइटी, जिसकी वजह से इनकी एल्डोस्टेरोन एबिलिटी टू प्रोड्यूस एल्डोस्टेरोन भी अफेक्ट होती है। तो ये रिप्रेजेंट करता है लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, जिसमें बच्चा जो है साल्ट लूजिंग होता है और वो डेंजरसली अनवेल हो जाएगा विद इन अ फ्यू डेज आफ्टर बर्थ। इस तरह के अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को लाइफ लॉन्ग हमें स्टीरॉयड रिप्लेसमेंट पे रखना होता है, जैसे कि हम इनको हाइड्रोकोर्टिसोन देंगे अलॉन्ग विद द फ्लूड्रोकोर्टिसोन, वो जो कि साल्ट लूजिंग है, ठीक हो गया। अब याद रखिए कि एक बार इन्फेंट जो है ठीक हो जाता है और स्टेबलाइज हो जाता है अपनी स्टीरॉयड रेजिम पे, तो फिर हमें इनको इनके जेनिटेलिया का सर्जिकल ट्रीटमेंट करना होगा, ठीक है। ट्रेडिशनली ये होता है कि सारी फीमेल इन्फेंट्स जिनको ये कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है, इनकी ना फेमिनाइजिंग जेनाइटल सर्जरी की जाती है विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। अब ये मैनेजमेंट अब कंट्रोवर्शियल है। एडल्ट पेशेंट जिनको कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है वो डिससेटिस्फाइड होते हैं अपने आउटकम ऑफ सर्जरी के साथ, और वो आर्ग्यू कर रहे होते हैं सर्जन के साथ, सर्जरी आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि सर्जरी जो है वो डेफर हो अनटिल देवर ओल्ड इनफ, ताकि उनकी अपनी चॉइस हो, ठीक है। तो सर्जरी सर्टेनली स्कार छोड़ जाती है, सेक्सुअल सेंसिटिविटी रिड्यूस कर देती है, लेकिन अल्टरनेटिव जो है वो है लीविंग द जेनिटेलिया वायरलाइज्ड थ्रू आउट द चाइल्डहुड कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर पेरेंट्स टू कंसीडर, ठीक है। आज के वक्त जो है कि एट प्रेजेंट केसेस जो है वो इंडिविजुअली मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के थ्रू मैनेज किए जाते हैं, जिसमें सर्जन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, ठीक हो गया, दैट्स इट। तो यहाँ पे कंप्लीट होती है डेवलपमेंटल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम डिसऑर्डर्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी। अच्छा जी, अब जो है सबसे पहला इसमें टॉपिक है एमेनोरिया और लिगोमेनोरिया, ठीक है। एमेनोरिया क्या होता है? एमेनोरिया हम डिफाइन करते हैं कि पीरियड्स ना आए, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर मोर देन 6 मंथ तक इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी इन अ पर्सन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। पेशेंट है, फीमेल है, रिप्रोडक्टिव एज में, और उसको 6 माह से ज़्यादा टाइम हो जाए और उसको मेंसेस ना आए रिप्रोडक्टिव एज में और प्रेगनेंसी ना हुआ, एक्सक्लूशन ऑफ द प्रेगनेंसी, तो उसको हम कहते हैं एमेनोरिया, ठीक है। 6 माह तक आपने याद रखना है। और ओलिगोमेनोरिया हम तब कहते हैं कि जब इरेगुलर पीरियड आए एट द इंटरवल ऑफ मोर देन 35 डेज विथ ओनली 4 to 9 पीरियड अ ईयर। यानी हमें पता है कि नॉर्मली 28 डेज़ का साइकिल होता है, 5/28, तो अगर किसी फीमेल को 35 डेज से ज़्यादा टाइम का साइकिल आता है या और इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, मोर देन 35 डेज इरेगुलर पीरियड, और उसमें भी एक साल में 4 से 9 पीरियड्स आए, 12 माह में सिर्फ 4 से 9, तो उसको हम कहते हैं ओलिगोमेनोरिया, ठीक है। तो 3.2 ये टेबल है, इसमें प्राइमरी एमेनोरिया याद रखिए कि जब मेंस्ट्रुएशन कमेंस नहीं होती 16 साल की उम्र तक, पहली बार ही उसको पीरियड्स नहीं है, 16 साल की उम्र हो गई है बच्ची और उसको मेंस्ट्रुएशन हुई नहीं, तो हम कहेंगे इट इज़ प्राइमरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया होता है कि एक बार उसको ज़िंदगी में पीरियड्स हुए थे, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मोर देन 6 मंथ लेकिन हो गए हैं, हेल्दी इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव एज में, प्रेगनेंसी वगैरह नहीं है, ना लैक्टेशन ना मेनोपॉज, 6 मंथ से ज़्यादा हो गया और अब उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहे, तो वो सेकेंडरी एमेनोरिया है, ठीक है। प्राइमरी जो शुरू से ही कभी भी नहीं आए, 16 साल की हो गई है, प्यूबर्टी को भी रीच कर गई है, क्रॉस 16 साल के बाद ना है, तो वो प्राइमरी एमेनोरिया। अब इसके कॉजेज़ पे आते हैं, कुछ होते हैं हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स। हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर्स जो हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म करवाएंगे, यानी सेंट्रल कोई ना कोई कॉज होगा, उसमें फॉलोइंग कॉजेज़ आ जाते हैं। उसमें जो है फीमेल या तो एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रही है जिसलिए उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही, या उसका जो है वेट लॉस हुआ है स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हाइपोथैलेमिक लेशंस में क्रेनियोफेरिंजियोमा या ग्लायोमा अगर होगा तो उससे भी उसको एमेनोरिया रहेगा, ठीक है।
विच कैन कंप्रेस द हाइपोथैलेमिक टिश्यू और ब्लॉक द डोपामीन। ठीक है, वो हाइपोथैलेमिक टिश्यू को या तो कंप्रेस करेगा या डोपामीन को ब्लॉक कर देगा, तो उस वजह से उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही। इसके अलावा हेड इंजरीज़ हो रही हैं फीमेल में। हेड इंजरीज़ की वजह से अगर हुई है कोई एमेनोरिया हो सकता है। कैलमन सिंड्रोम ना एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन होती है जिसके नतीजे में गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है और उस फीमेल के जेनिटेलिया अंडर डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं कैलमन सिंड्रोम। तो उसमें भी ये भी हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर है जिसमें एमेनोरिया होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसा सिस्टेमिक डिसऑर्डर है जैसे सार्कोइडोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसके नतीजे में इन्फिल्ट्रेटिव प्रोसेस हो गया ना हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजल रीजन का, एमेनोरिया होगा। ड्रग्स में अगर फीमेल प्रोजेस्ट्रोजेंस ले रही है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या डोपामीन के एंटागोनिस्ट, तो उसको एमेनोरिया होगा। ठीक है, हाइपोथैलेमिक हो गए। अब आ जाए पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स पे। पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स जो एमेनोरिया करवाएंगे ना वो है हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म भी करवाएंगे इन द फॉलोइंग कॉजेज। उसमें आ जाता है एडिनोमा। ठीक है, पिच ऊपर ही है ना, ये भी हाइपो में आएगा, हाइपोगोनेडोट्रोपिक। प्रोलेक्टिनोमा मोस्ट कॉमन वजह है एमेनोरिया की। या फीमेल को जो है वो पिट्यूटरी नेक्रोसिस हुई है जिसमें शीहान सिंड्रोम एक एग्जांपल है। प्रोलॉन्ग्ड हाइपोटेंशन हो जाता है ना मेजर ओब्स हेमरेज के बाद, शीहान सिंड्रोम, उसमें पिट्यूटरी की नेक्रोसिस हो जाती है तो एमेनोरिया होगा। आइट्रोजेनिक डैमेज हुआ हो सर्जरी या रेडियोथेरेपी। कंजेनिटल फेलियर हो जाए पिट्यूटरी डेवलपमेंट का, तो इन सारे कॉजेज़ में एमेनोरिया होगा। अब ओवेरियन कौन से कॉजेज़ हैं ओवेरियन डिसऑर्डर्स में? एन ओव्यूलेशन, पीसीओज है, फीमेल को ओव्यूलेट नहीं कर रही, बाद में मैं इसको डिटेल में डिस्क्राइब करूँगी। तो पीसीओज में एन ओव्यूलेशन की वजह से। अच्छा, ओवेरियन फेलियर जो है ना ये कॉज बनता है हाइपर गोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म का। हाइपर लफ्ज आ गया ना तो गोनेड्स में मसला होगा, हाइपो होगा तो थैलेमस, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी में। ठीक है, तो यहाँ पे गोनेड्स में मसला है तो ये ओवेरियन फेलियर एक वजह है। एक एन ओव्यूलेशन है, एक पॉफ प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर। ये होता है कि 40 साल की उम्र से पहले अगर पीरियड्स आना बंद हो जाए तो उसको कहते हैं प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा आ जाए एंडोमेट्रियल डिसऑर्डर्स पे। प्राइमरी एमेनोरिया जो है ना वो मुलेरियन डिफेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है इन द जेनाइटल ट्रैक। फीमेल को अगर जेनाइटल ट्रैक में कोई मुलेरियन डिफेक्ट है जिसमें या तो उसका यूट्रस एब्सेंट है या उसको कोई आउटफ्लो ट्रैक की एबनॉर्मलिटी है, पीरियड्स बाहर नहीं आ रहे, तो उसके नतीजे में हेमेटोकॉल्पस बनेगा, यानी वही ब्लड मेंस्ट्रुएशन का ब्लड अंदर जमा हो रहा है बाहर नहीं निकल रहा, उसको एक हेमेटोकॉल्पस बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आउटफ्लो ट्रैक की एबनॉर्मलिटी ये यूट्रस नहीं है। तो ये प्राइमरी एमेनोरिया की वजूहत में आता है, याद रखें, क्योंकि ऑब्वियसली बच्ची 16 साल की हो गई अभी तक उसको पीरियड्स नहीं आए तो कोई एनाटॉमिकल मसला होगा, हो सकता है उसमें ही आएगा। सेकेंडरी जो एमेनोरिया है उसमें एंडोमेट्रियम की स्कारिंग की वजह से भी हो सकता है, उसको कहते हैं एशरमैन सिंड्रोम, जो डिटेल में हम चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। एशरमैन सिंड्रोम में जो है ना एंडोमेट्रियम स्कार हो जाता है, जैसे कोई प्रोसीजर्स होता है अगर डीएनसी वगैरह, तो स्कारिंग एंडोमेट्रियम की वजह से सेकेंडरी एमेनोरिया होगा। अच्छा, अब जो फाइंडिंग्स हैं वो हिस्ट्री से हमें गाइड करती हैं एग्जामिनेशन। अगर हम टेबल 3.3 देखें तो यहाँ पर इन्होंने हिस्ट्री और एग्जामिनेशन बताई है पेशेंट की जिसको एमेनोरिया ओलिगो या फिर ओलिगोमेनोरिया है। ठीक है, इस पिक्चर को बंद कर देते हैं तो इस टेबल को गौर से देखें। इन्फॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड होती है, जो रेलेवेंट फैक्टर्स हैं और पॉसिबल डायग्नोसिस हमारी क्या बनेगी। सबसे पहले हम डेवलपमेंटल हिस्ट्री लेंगे जिसमें उसकी मिनार्की का भी पूछना है। अगर वो सेकेंडरी एमेनोरिया की तो ऑब्वियसली मिनार्की हुई होगी ना, पहली बार पीरियड्स आए होंगे, तो उसमें हमें या तो फीमेल बताएगी कि उसको डिलेड या इनकम्प्लीट प्यूबर्टी हुई है, तो इसका मतलब है उसको कोई ऐसी कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन है या उसको कोई ऐसा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से उसको पीरियड्स नहीं आए, एमेनोरिया है। ठीक है, तो डेवलपमेंटल हिस्ट्री मिनार की पूछा। दूसरा आप मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछोगे। फीमेल आपके पास आई है, या तो प्राइमरी एमेनोरिया की फ़ीमेल है, 16 साल की हो गई है, पीरियड्स नहीं आए, या वो आपके पास बेशक सेकेंडरी एमेनोरिया की फ़ीमेल आई हो कि भाई मुझे 6 माह हो गए, मुझसे पीरियड्स नहीं आ रहे, तो उसमें आप दूसरा सवाल मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री का करते हो कि आपको ओलिगोमेनोरिया रहता है, यानी लेस फ्रीक्वेंट पीरियड्स रहते हैं, साल में जो है आपको सिर्फ 4 से 9 बार पीरियड्स आते हों, या 35 डेज़ का साइकिल हो, हाँ तो वो पीसीओस की तरफ आपका इशारा आ जाएगा। पीसीओस है जिसकी वजह से इसको अभी पीरियड्स नहीं आ रहे। दूसरा आप सेकेंडरी एमेनोरिया अगर हुआ है फीमेल को मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री से पता चला है कि पहले आते थे अभी रुके हैं, तो वो प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर की तरफ भी डायग्नोसिस जा सकती है। दूसरा आपने हिस्ट्री में ना रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री पूछनी है। अगर वो बता दी वो इनफर्टिलिटी है तो पीसीओस की तरफ इशारा जा रहा है, या कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन भी हो सकती है। ठीक है,
देन साइक्लिकल सिम्टम पूछोगे कि आपको मेंस्ट्रुएशन के बगैर साइक्लिकल पेन होता है, अगर हाँ तो वो कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन हो सकती है, इम्परफोरेट हाइमेन हो सकता है, ठीक है, परफोरेशन नहीं है जिससे मेंस्ट्रुएशन बाहर आए। इसी तरह आप एमिनोरिया के केस में आपने वेट का लाजमी पूछना है, हेयर ग्रोथ का पूछना है, अगर हिर्सुटिज्म एंड्रोजेनिक है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हुआ है, या मुंह चेहरे पे ज़्यादा बाल है, या हेयर लॉस हुआ है सर पे, तो ये भी पीसीओएस को और हाइपोथायरॉयडिज्म को इंडिकेट करता है जो एमिनोरिया करवा रहे हैं। वेट का पूछोगे आपका ड्रामेटिकली वज़न कम हुआ है, या फिर आपको वेट लूज़ करने में या फिर डिफ़िकल्टी तो नहीं, अगर लूज़ करने में डिफ़िकल्टी हो तो पीसीओ हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, अगर ड्रामेटिकली कम हुआ है तो वो हाइपोथैलेमिक मेल फंक्शन हो सकता है, या कोई हार्मोन प्रोड्यूसिंग मेलिग्नेंसी हो सकती है। लाइफस्टाइल पूछोगे आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज तो नहीं करते, स्ट्रेस तो नहीं लेते, तो वो हाइपोथैलेमिक मेल फंक्शन हो सकता है, ठीक है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेनी है आपने, सिस्टेमिक डिजीज़ फॉर एग्जांपल जैसे सार्कोइडोसिस का पूछा तो वो हाइपोथैलेमिक मेल फंक्शन। पास्ट सर्जिकल में आपने पूछना है कि आपका इवैक्यूएशन ऑफ हिस्ट्री अगर हुई हुई है तो इसका मतलब है अगर इवैक्यूएशन किसी डीएनसी वगैरह हुआ था तो मे बी इसको भी एशरमैन सिंड्रोम हुआ है, या सर्वाइकल स्टीनोसिस हुई है उसकी वजह से एमेनोरिया हो रहा है। इसी तरह ड्रग हिस्ट्री पूछोगे, डोपामीन के एगोनिस्ट, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, पास्ट कीमोथेरेपी, ठीक है। तो पास्ट कीमोथेरेपी है तो वो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो सकता है, डोपामिन एगोनिस्ट या एचआरटी में हाइपोथैलेमिक मेल फंक्शन। आपको हेडेक का मसला, विजुअल डिस्टर्बेंस, तो वो पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से एमेनोरिया हो सकता है। गैलेक्टोरिया अगर हिस्ट्री में मिल रहा है तो वो प्रोलेक्टिनोमा की वजह से। तो यानी हिस्ट्री से हमें काफ़ी चीज़ें पता लग जाती हैं कि ये फीमेल जो आई है बेशक प्राइमरी या सेकेंडरी एमेनोरिया की, तो उसमें वजह क्या है, कॉज कहाँ पे है, डायग्नोसिस पॉसिबल क्या हो सकती है, ठीक हो गया। अच्छा, तो हमने ये फाइंडिंग्स देखी जो हमने हिस्ट्री में हमें गाइड करेंगी। अब जनरल इंस्पेक्शन जो होती है ना पेशेंट की, उसकी जनरल इंस्पेक्शन आप कैरी आउट करोगे ताकि आप उसका बीएमआई असेस करो, उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक देखोगे कि उसको हेयर ग्रोथ कैसी है, उसकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट कैसी हुई है टेनर स्कोर के अकॉर्डिंग, हेयर ग्रोथ एंड ब्रेस्ट। उसमें आपने साइंस ऑफ स्ट्राया, ये जो कुशिंग को इंडिकेट करता है, स्ट्राया, मून फेस, स्किन चेंजेस, ठीक है, हिर्सुटिज्म, एक्नी, एब्डोमिनल स्ट्राया, ठीक है, एंडोक्राइन एब्नॉर्मलिटीज़ को इंडिकेट करेगा। अगर हिस्ट्री में आपको पिट्यूटरी लेजन्स की तरफ इशारा मिल रहा है तो आपने जो है ना उसके विजुअल फील्ड की असेसमेंट करनी होती है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया और वेजाइनल एग्जामिनेशन भी आप परफॉर्म करोगे ताकि आप स्ट्रक्चरल आउटफ्लो एब्नॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करो, या फिर जो एट्रोफिक चेंजेस हैं कंसिस्टेंट विद द हाइपो ईस्ट्रोजनिज्म उसको डिमॉन्स्ट्रेट करें, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाए इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द एमेनोरिया ओलिगोमेनोरिया। हिस्ट्री से जो आपको फाइंडिंग्स मिली है ना और एग्जामिनेशन से, वो आपको चॉइस और ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तरफ इशारा करेंगे कि कौन सी करवानी चाहिए। आपने जो है प्रेगनेंसी टेस्ट कैरी आउट करना होगा, अगर पेशेंट जो है वो सेक्सुअली एक्टिव है तो आप उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे कि मे बी प्रेगनेंसी हो, पहले तो वही रूल आउट करनी है ना जिसकी वजह से मे बी पीरियड्स नहीं आ रहे। ब्लड आप लोगे, उसका LH, FSH और टेस्टोस्टेरोन करवाओगे। अगर LH रेज्ड है, बढ़ा हुआ है, और टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ा हुआ है तो ये PCOS की तरफ इशारा है, ठीक है। वाइल अगर FSH रेज्ड है तो वो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर की तरफ, ठीक हो गया। तो ये लेवल्स आप करवाओगे। अच्छा, प्रोलैक्टिन का लेवल अगर बढ़ा हुआ है ये भी करवाएंगे तो वो प्रोलैक्टिनोमा को इंडिकेट करेगा। थायराइड फंक्शन टेस्ट पे आपने जो है वो चेक करना है अगर आपको क्लिनिकली लग रहा है, ठीक है, हाइपो या हाइपर। अच्छा, अल्ट्रा तो आप वो प्रोफाइल करवाओगे, थायराइड प्रोफाइल। अल्ट्रासाउंड स्कैन भी हम करते हैं ताकि आपको PCOS की जो है क्लिनिकल अपीयरेंस मिले। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाओगे, ठीक है। MRI करवाओगे, जिस तरह ये फिगर है ना 3.6, यहाँ पे टिपिकल अल्ट्रासाउंड किया गया है जिसमें आपको नॉर्मल ओवरी नज़र आ रही है ये A फिगर में, जबकि यहाँ पर देखिए ओवरी है PCOS के केस में, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड भी आपने करवाना है, MRI करवाना होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ब्रेन का, ताकि अगर सिम्टम्स आपको लग रहे हैं ना पिट्यूटरी एडिनोमा वाले तो आप MRI ब्रेन करवाते हो। हिस्टेरोस्कोपी रूटीन में नहीं की जाती, लेकिन ये एशरमैन सिंड्रोम में इन्वेस्टिगेशन सूटेबल है, या अगर सर्वाइकल स्टीनोसिस सस्पेक्ट कर रहे हो। कैरियोटाइपिंग जो है डायग्नोस्टिक होती है टर्नर सिंड्रोम की एंड अदर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़ की, ठीक है, उसमें कैरियोटाइपिंग भी की जाती है। अच्छा, मैनेजमेंट जो है एमेनोरिया ओलिगोमेनोरिया की वो 3.4 स्टेबल में आउटलाइन की गई है। मोर स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट की जो है हम बाकी चैप्टर्स में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर फीमेल आपके पास लो BMI वाली है, वेट लॉस वाला केस है एमेनोरिया, उसकी वजह से ड्रामेटिकल वेट लॉस, तो उसको आप सजेस्ट करोगे कि आप जो है डाइट्री एडवाइस दोगे और सपोर्ट। लेकिन
उसको आप डाइटरी एडवाइस। लेकिन अगर हाइपोथैलेमिक लेजन से है, फॉर एग्जांपल अगर ग्लायोमा है, तो उसकी सर्जरी एडवाइस करेंगे। अगर कोई फीमेल है जिसको हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की वजह से, यानी ट्यूमर है, प्रोलैक्टिनोमा है, तो उसको हम डोपामिन एगोनिस्ट ड्रग्स देते हैं, जैसे कैबरगोलिन या ब्रोमोक्रिप्टिन। ये डोपामिन एगोनिस्ट हैं, या आप सर्जरी दोगे अगर मेडिकेशन से रिलीफ नहीं मिला। इसके अलावा अगर फीमेल को प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है, तो उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या COCPs पे, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे रखेंगे। ठीक है। PCOS की फीमेल है तो PCOS वाली पूरी मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल चेंज, एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन जैसे COCP, मेटफॉर्मिन, क्लोमिफिन सर्जरी, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अगर एशरमैन सिंड्रोम आपने डायग्नोज किया, उसकी वजह से एमिनोरिया है, तो उसकी अडेजियोलाइसिस होगी, अडेशंस निकाल देंगे सर्जिकली, और इंट्रा यूट्राइन डिवाइस इंसर्शन की जाएगी एट द टाइम ऑफ हिस्टेरोस्कोपी। अगर वो सर्वाइकल स्टीनोसिस का केस है तो उसमें भी हिस्टेरोस्कोपी होगी और सर्वाइकल डायलेशन होगी। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ द एमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया। थोड़ा सा PCOS का इन्होंने एलेबोरेट किया है। PCOS मोस्ट कॉमन एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर है वुमेन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज में। 8 से 15% फीमेल्स को अफेक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव, मेटाबॉलिक और साइकोलॉजिकल फीचर्स के साथ। PCOS जो है ना, ये सिंड्रोम है ओवेरियन डिसफंक्शन का। अलॉन्ग विथ इसमें कार्डिनल फीचर्स होते हैं हाइपर एंड्रोजनिज्म और पॉलीसिस्टिक ओवरी मॉर्फोलॉजी होगी। याद रखें कि ये ओवेरियन डिसफंक्शन इसमें हो जाता है। ओवेरियन डिसफंक्शन का एक सिंड्रोम है, साथ में हमें हाइपर एंड्रोजन ज़्यादा होने वाले हाइपर एंड्रोजनिज्म के कार्डिनल फीचर्स मिलते हैं, और पॉलीसिस्टिक जैसी ओवरी नज़र आएगी, मॉर्फोलॉजी मिलेगी। मैंने आपको फिगर भी दिखाया। ठीक है। इट इज़ अ सिंड्रोम ऑफ ओवेरियन डिसफंक्शन विद द कार्डिनल फीचर्स ऑफ हाइपर एंड्रोजनिज्म एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी मॉर्फोलॉजी। इसकी प्रेवेलेंस अल्ट्रासाउंड पे भी फीमेल्स में पता लगता है। इनको तो भाई PCOS है, प्रेवेलेंस है 25% ऑफ ऑल वुमेन, लेकिन ये हमेशा जो है फुल सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड नहीं होता। इसमें फ़ीमेल को जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं, उसमें इन फीमेल्स को जो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ रहेंगी। इसके अलावा इनको एंड्रोजन एक्सेस वाले साइन, जैसे हिर्सुटिज्म, फेस पे बहुत ज़्यादा बाल, एक्नी, ओबेसिटी होगी। इनके LH लेवल्स एलिवेटेड होंगे। बायोकेमिकल एविडेंस होगा हाइपर एंड्रोजनिज्म का, और इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। कॉमन फीचर्स है। एटियोलॉजी तो PCOS की कम्प्लीटली क्लियर नहीं है, लेकिन आल दो फ्रीक्वेंट जो फैमिली ट्रेंड है वो पॉइंट करता है जेनेटिक कॉज की तरफ। ठीक है। ज़्यादातर मोस्टली जेनेटिक भी होता है। तो अब इसमें हमें क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे, याद रखिए इन फीमेल्स को ओलिगोमेनोरिया या एमेनोरिया होता है। 75% ऑफ द पेशेंट्स को प्रीडोमिनेटली वो क्रोनिक एन ओव्यूलेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी है तो ओव्यूलेशन ही नहीं हो रही, एन ओव्यूलेशन काफ़ी टाइम से, तो पीरियड्स ही नहीं आ रहे, ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया। इसके अलावा इनमें हिर्सुटिज्म और मेल पैटर्न एलोपेशिया मिलता है हमें। सब फर्टिलिटी रहती है। 40% को ओबेसिटी भी होती है। एक्केंथोसिस निग्रिकेंस यानी वेलवेटी स्किन पिगमेंटेशन होती है, जो एक्जिला पे और बाकी फ्लेक्जर्स पे हमें मिलेगी। या फिर काफ़ी फीमेल एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकती है। तो कैसे हमने डायग्नोस करना होता है PCOS को? रोटरडम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है, इस रोटरडम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पेशेंट्स में जो है 3 में से 2 फीचर्स होने चाहिए, तो हम कहेंगे इसको PCOS है। ठीक है। रोटरडम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, एक तो उसको ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन हो, ओलिगोमेनोरिया या एमेनोरिया, या फिर दूसरा उसको बायोकेमिकल या क्लिनिकली हाइपर एंड्रोजनिज्म के साइंस हो, जैसे टेस्टोस्टेरोन 70 से ज़्यादा, एंड्रोस्टेरोन 245 से, डिहाइड्रोजेपी एंड्रोस्टेरोन 248 से ज़्यादा। ठीक है। या बायोकेमिकल या क्लिनिकल, एक्नी, हिर्सुटिज्म, एक्केंथोसिस निग्रिकेंस। ठीक है। तो एक तो ओलिगो या फिर एनोव्यूलेशन हो, बायोकेमिकली उसमें जो है हाइपर एंड्रोजनिज्म के साइन हो, तीसरा उसकी जो है वो अल्ट्रासाउंड पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो। पॉलीसिस्टिक ओवरीज कैसे पता चले कि मोर देन 12 फॉलिकल्स 2 to 9 मिलीमीटर डायमीटर के हर ओवरी में, या ओवेरियन वॉल्यूम उसका 10 cc से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है उसकी पॉलीसिस्टिक ओवरी है। 10 cc से वॉल्यूम हर ओवरी का ज़्यादा है, या तो हर ओवरी में मोर देन 12 फॉलिकल्स मिल रहे हैं 2 to 9 मिलीमीटर डायमीटर के। ठीक है। तो ये रोटरडम क्राइटेरिया होता है PCOS को डायग्नोस करने का। ठीक हो गया। अच्छा, इनमें से 3 में से कोई 2 होने चाहिए। अच्छा, अल्ट्रासाउंड क्राइटेरिया जो है ना PCOS को डायग्नोस करने का, वो है कि 8 या ज़्यादा सब कैप्सुलर फॉलिकल सिस्ट मिलें। जैसे मैंने आपको बताया 12 से ज़्यादा, आप कह सकते हैं 8 या 12, 8 या उससे ज़्यादा सब कैप्सुलर फॉलिकुलर सिस्ट हो, 10 मिलीमीटर से जो है वो
ज़्यादा हो डायमीटर में, ठीक है, मोर देन 10 मिलीमीटर इन डायमीटर, सॉरी लेस देन 10 मिलीमीटर डायमीटर, और ओवेरियन स्ट्रोमा ज़्यादा हो। जब ये फाइंडिंग सपोर्ट करती है डायग्नोसिस ऑफ पीसीओएस, तो वो देमसेल्फ सफिशिएंट नहीं होती टू आइडेंटिफाई द सिंड्रोम। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इन फीमेल्स में कॉमन फीचर होता है पीसीओएस का, लेकिन ये यूजुअली क्लिनिकली असेस नहीं किया जाता। एंडोक्राइनोलॉजिकल और जो मेटाबॉलिक फीचर्स हैं ना पीसीओएस के, वो एसोसिएटेड होते हैं इंक्रीज रिस्क ऑफ जेस्टेशनल एंड टाइप 2 डायबिटीज़, एंडोमेट्रियल कैंसर, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एंड कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स, ठीक है। तो अब इन फीमेल्स की हमने मैनेजमेंट किस तरह करनी है पीसीओएस में, हमने प्रोटेक्शन करनी है एंडोमेट्रियम की फ्रॉम द अनअपोज्ड एक्शन ऑफ अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन्स, ठीक है, क्योंकि अब वो ओव्यूलेशन ही नहीं हो रही तो प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा, तो अब जो सिर्फ ईस्ट्रोजन ही हर वक्त है, तो जो अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन का एक्शन है उससे हमने एंडोमेट्रियम को बचाना है, ठीक है। इसके अलावा एंड्रोजेनिक और मेटाबॉलिक सिम्टम्स को भी कम करना है, अगर सब फर्टिलिटी हो रही है उसको ट्रीट करना है इन दोज ट्राइंग टू कंसीव, एंड रिड्यूसिंग द लॉन्ग टर्म रिस्क फैक्टर्स जो एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं। तो फार्माकोलॉजिक मैनेजमेंट पे आ जाएं। सबसे पहले एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन। एंडोमेट्रियल में हम COPCP देते हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। प्रोजेस्ट्रॉन ओनली प्रिपरेशंस भी यूज़ की जाती हैं जिसमें साइक्लिकल ओरल प्रोजेस्ट्रॉन होता है ताकि विथड्रॉल ब्लीडिंग करवाए। दूसरा लिवोनोजेस्टल इंट्रायूट्राइन सिस्टम होता है जो कि लोकल सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रोजेंस जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अब एंड्रोजेनिक और मेटाबॉलिक सिम्टम्स का क्या ट्रीटमेंट है। हिर्सुटिज्म के लिए एफ्लोर्निथीन क्रीम होती है, एफ्लोर्निथीन क्रीम जो कि टॉपिकली अप्लाई की जाती है, ठीक है। इसके अलावा सिप्रोटेरॉन एसीटेट एक एंटी एंड्रोजन है जिसमें डायानेट होता है, डायानेट कंटेन इन डायानेट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये भी समटाइम जो है अलोन यूज़ होती है, ठीक है। सिप्रोटेरॉन एसीटेट आपने इसका नाम याद रख लें, ठीक है। हिर्सुटिज्म के लिए आपने एफ्लोर्निथीन क्रीम देनी है, सिप्रोटेरॉन एसीटेट, मेटफॉर्मिन, ठीक है। सिप्रोटेरॉन एसीटेट हो गया, एफ्लोर्निथीन क्रीम। अब मेटफॉर्मिन भी जो है ये फ़ायदा देती है अलोन या फिर कॉम्बिनेशन में विद अदर ट्रीटमेंट, ताकि जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव किया जाए, हाइपर एंड्रोजेनीमिया जो हो रहा है उसको, एन ओव्यूलेशन और एक्नी को भी, ठीक है, वाइल एडिंग वेट लॉस में भी हेल्प करेगी, ठीक हो गया।